डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी। पाठ के लेखक है जाबिर हुसैन और पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। दिख गया आपको? पाठ को शुरू करें इससे पहले पाठ का परिचय हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये यहाँ दिया हुआ है पाठ का परिचय, देखिएगा आपको दिखाई दे गया होगा, ये वाला पाठ का परिचय है। तो देख लेते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पाठ आखिर किस बारे में लिखा गया है। तो देखते हैं। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। डायरी शैली में मतलब डायरी की तरीके से लिखा गया, जैसे डायरी लिखते हैं वैसे लिखा गया। संस्मरण मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में, घटनाओं के बारे में जुड़ी हुई जो हमारी यादें हैं उनको लिखना, अर्थात हमने क्या क्या देखा, कैसा कैसा देखा, क्या महसूस किया, वो सब बातों को याद करना और फिर लिख देना, यही संस्मरण कहलाता है। तो लेखक ने यहाँ पर एक पक्षी विज्ञानी है जिनका नाम है सालिम अली, उनके बारे में ये पाठ लिखा है। और वो कब लिखा है? जब सालिम अली की मृत्यु हो गई उसके तुरंत बाद। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है, अर्थात इस नाम से इस पाठ में उन्होंने लेखक से जुड़ी हुई अपनी सभी यादों को, अपने दुख को व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए, स्मरण करना मतलब याद करना होता है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू जाती है। भाषा की रवानी अर्थात ताजगी, और अभिव्यक्ति की शैली अर्थात प्रेजेंटेशन का तरीका जो है वो बहुत ही बढ़िया है, पढ़ करके मज़ा आ जाता है। तो हम भी शुरू करते हैं। प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के बारे में क्या क्या लिखा गया है, देखिएगा। पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। जो सपने होते हैं वो कभी भी स्पष्ट दिखाई नहीं देते, हल्का हल्का धुंधलापन रहता है, इसीलिए यहाँ पर उनको सांवले सपने कहा गया है। वैसे सांवला जो शब्द होता है उसका अर्थ काले के जैसा रंग, ऐसा। तो सपने जो होते हैं हल्के हल्के काले और हल्के हल्के धुंधले रंगों वाले होते हैं, इसीलिए उनको ऐसा कह दिया गया। और यहाँ पर ये जो सपने हैं, जो यादें हैं, वो किसके बारे में है? सालिम अली के बारे में है। तो देखिएगा, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, अर्थात सुनहरे परिंदों, सुनहरे अर्थात सोने के रंग वाले परिंदे यानी पक्षी, और उनके खूबसूरत पंख, उन पंखों पर सवार है कौन? सांवले सपनों का एक हुजूम। और ये सांवले सपनों का हुजूम, सांवले सपनों का ग्रुप, सांवले सपनों का समूह किसको कह दिया गया है? डॉक्टर सालिम अली को, अर्थात डॉक्टर सालिम अली मर गए हैं और उनको कोई रोक टोक नहीं सकता कि वो जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। वो जो पूरा हुजूम जा रहा है, पूरा समूह जा रहा है, उसमें सबसे आगे सालिम अली हैं। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हुए। सैलानी मतलब टूरिस्ट, जो बाहर से घूमने आए हुए होते हैं उनको सैलानी कहा जाता है। सैर करने वाले, घूमने वाले। अंतहीन सफ़र, ऐसा सफ़र जिसको कभी अंत न होगा। लेकिन ये सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है। आखिरी पलायन, यानी पलायन होना मतलब होता है चले जाना। आखिरी पलायन अर्थात अब ये अंतिम बार चले जा रहे हैं, अब इसके बाद कभी वापस नहीं आएंगे। क्योंकि अब से पहले तो सालिम अली जाते थे तो कहीं भी गए, पक्षियों को देखा, घूमे फिरे और फिर वापस आ जाते थे, लेकिन अब नहीं आएंगे। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो, अर्थात अब सालिम अली की मृत्यु हो गई है और वो प्रकृति गोद में समा गए हैं, वापस नहीं आएंगे। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उन्हें लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? कोई अपने जिस्म की हरारत अर्थात जिस्म की गर्मी और दिल की धड़कनें, कोई कहे कि मेरा दिल उनमें लगा दो, ऐसा करेंगे तब भी उनको वापस लौटाना संभव नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक बार जा चुके हैं। मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा, अर्थात कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चाहेगा कि इनको जगा दिया जाए। अर्थात इतने वर्षों तक वो दौड़ते रहे, भागते रहे, मेहनत की, अब उनके आराम करने सोने का समय है तो कोई नहीं चाहेगा कि उन्हें जगाया जाए। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों
को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? अर्थात ऐसा हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है, लेखक ने ये कहा है कि सालिम अली ये सब बोलते थे कि लोग पक्षियों को इंसान की नज़र से देखते हैं, लेकिन हमें पक्षियों को पक्षियों की नज़र से ही देखना चाहिए, क्योंकि वो इंसान नहीं है तो उनका स्वभाव भी इंसान के जैसा नहीं है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। इसी तरह की उनकी सोच थी, अर्थात लोग जैसा सोचते थे वो उससे बिल्कुल विपरीत सोचते थे, इसीलिए उनको उबड़ खाबड़ ज़मीन के समान बताया गया है, कभी ऊंचे कभी नीचे। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शौख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। शौख मतलब खूबसूरत सुंदर। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। दूध छाली अर्थात दूध छाछ आदि से। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ। अर्थात इसके बारे में किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये सब हुआ, लेकिन कब हुआ। इसीलिए लेखक ने भी कहा है कि ये सब जो हुआ वो कब हुआ पता नहीं। लेकिन आज भी वृंदावन जाएं तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। अर्थात यदि वृंदावन जाएं, वहाँ की नदियों को देखें, वहाँ के वनों को देखें, बगीचों को देखें, तो वो सारी चीज़ें हमें याद आ जाती हैं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। अर्थात सुबह होती है, लोग नदी की तरफ जाते हैं तो लगता है कि अचानक से कृष्ण आएंगे सामने और आकर के मुरली बजाना शुरू कर देंगे। आगे देखिएगा, हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। अर्थात शाम के समय वाटिका यानी बगीचे में, गार्डन में जो माली है वो सैलानियों को हिदायत देता है कि चलिए अब सब लोग बाहर निकलिए, क्योंकि वो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। और वो कौन? श्री कृष्ण। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? अर्थात कभी भी खाली नहीं हुआ है। लोग सदैव कृष्ण नहीं है तो भी ये सोचते रहते हैं कि कृष्ण यहीं है, यहीं कहीं है, पता नहीं कब सामने आ जाएंगे। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। कमज़ोर काया मतलब कमज़ोर शरीर। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। सती मतलब 100 वर्ष, अर्थात उनकी उम्र के 100 वर्ष होने में थोड़ा ही समय बाकी था। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वो रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। अर्थात अंतिम समय तक जब वो मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे, उससे ठीक पहले तक भी उनकी आंखों में सदैव चमक थी। और चमक किस बात की? पक्षियों को ढूंढने की, उनको देखने की और उनकी मदद करने की, उनकी हिफाजत, उनकी सुरक्षा करने की। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। पक्षी जो देखने वाले लोग होते हैं, पक्षी प्रेमी लोग होते हैं, वो अक्सर अपने पास में अपने गले में दूरबीन लटकाए रखते हैं और निरंतर उसको देखते रहते हैं। ये एक बर्ड वॉचर थे, ऐसा आप समझ सकते हैं। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ होगा, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। एकांत मतलब जब वो अकेले रहते होंगे। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। कायल होना मतलब किसी भी चीज़ को ऐसा करने का आदी हो जाना। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी हुई थी। अर्थात प्रकृति में उनको हंसती खेलती एक अलग ही दुनिया जो रहस्य से भरी हुई है वो नजर आती थी। अर्थात वो प्रकृति में सदैव ही पक्षियों को ढूंढते रहते थे। ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी, अपने लिए बनाई थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई। जीवन साथी अर्थात उनकी पत्नी जिनका नाम तहमीना है, उन्होंने भी बहुत मदद की। तहमीना स्कूल के दिनों में उनके सहपाठी रही थी, अर्थात उनके साथ ही पढ़ती थी। अब लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले हुए प्रधानमंत्री थे।
चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, अर्थात वो गांव के रहने वाले थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी, अर्थात उनको समझ आया कि वाकई में पर्यावरण को बड़ा खतरा है। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अर्थात अब उन पक्षियों की रक्षा के बारे में कौन चिंता करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती होगी, मुझसे भी ज़्यादा जानती होगी। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हुआ होगा, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही है, इससे आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।